नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम में एमपी के किसानों को सौगात मिलने वाली है। करीब 10:30 बजे नरेंद्र सिंह तोमर से भू अर्जन पर चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। वहीं 10:50 पर सीएम स्मार्ट पार्क में पौधा लगाएंगे और 11:55 पर सीएम बैतूल में फसल बीमा की राशि बांटेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम का भोपाल आगमन है। 3 बजे मंत्रालय में बजट के संबंध में चर्चा होगी। तो क्या कुछ सीएम शिवराज का आज का पूरा शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आज किसानों को सौगात मिलने वाली है। फसल बीमा की राशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। प्रदेश के किसानों को आज सौगात मिलने वाली है। शिवराज सरकार किसानों को फसल बीमा की राशि का वितरण करने वाली है, यानी फसल नुकसान पर बीमा की राशि का वितरण होगा। सीएम शिवराज दोपहर 12 बजे बैतूल के स्कूल ग्राउंड से सिंगल क्लिक के जरिए किसानों को ये सौगात देंगे। खरीफ की साल 2020 और रबी की साल 2020-21 के 49 लाख दावों का भुगतान होना है। इधर बैतूल में सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर बैतूल प्रशासन, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और बैतूल सहित पड़ोसी जिलों में रिजर्व फोर्स बैतूल पहुंच चुकी है। न्यू बैतूल ग्राउंड पर सीएम का यह कार्यक्रम होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर वो जानेंगे। मेरे सहयोगी ऋषु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं को रुक कर लेते हैं। ऋषु, एक सौगात मिलने वाली है किसानों को जिनकी फसल नष्ट हुई थी ओलावृष्टि से और बेमौसम बारिश से। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। किस तरह कार्यक्रम होगा और कैसी तैयारियां कार्यक्रम को लेकर आप देख रहे हैं वहां पर? जी देखिए, आज जो कार्यक्रम होना है जिसमें सीएम लगभग अब से 3 घंटे बाद 12 बजे बैतूल पहुंच जाएंगे। साथ में उनके कृषि मंत्री जो है प्रदेश के कमल पटेल वो भी होंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे देश के जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वे भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की बात की जाए तो काफी दिनों से प्रशासन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रहा है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 से 350 बसों में अलग अलग क्षेत्रों से किसानों को इस कार्यक्रम स्थल पर लाया जाएगा। बैतूल शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड है जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम होना है। ये सबसे जो खास बात है कार्यक्रम की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो देश में फसल क्षति के जो दावे होते हैं बीमे के, उसकी सबसे बड़ी राशि का वितरण आज यहाँ पर होना है। तकरीबन 7,600 करोड़ की जो राशि है वो 49 लाख किसानों के खाते में सीधे यहाँ से ट्रांसफर होगी। तकरीबन यहाँ पर सभा स्थल पर जो है 14,000 से 15,000 लोगों की गैदरिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी ज्यादा यहाँ पर तैयारियां जो की गई है। हर व्यक्ति के बैठने के लिए बाकायदा चेयर्स यहाँ पर अरेंज की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करवाया जाएगा जब यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था काफी यहाँ चाक चौबंद की गई है। शहर में कई जगह जो है नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक जो है वो हौच पौच ना हो। सीएम के आने के बाद सुलभ रहे यहाँ पर यातायात और जो वीआईपीज हैं वो कन्वीनियंटली जो है वो यहाँ पर सभा स्थल तक पहुँच सके। तकरीबन जो पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली है 400 से 450 जो पुलिस फोर्स है वो पूरे शहर में यहाँ पर तैनात किया गया है। बैतूल का जो पुलिस परेड ग्राउंड है वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है जहाँ से सीधे सीएम इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। तकरीबन 2 घंटे वो यहाँ पर रुकेंगे। काफी एक बड़ा समय होता है सीएम का 2 घंटे किसी कार्यक्रम में रहना। 2 घंटे सीएम रहेंगे और बताया जा रहा है कि 2 बजे जो शेड्यूल आया उसके अनुसार वे वापस भोपाल रवाना होंगे। ये किसानों के लिए एक बड़ी सौगात होगी क्योंकि पिछले 2 साल से जो उनके दावे रुके हुए थे बीमे के, आज एक ही क्लिक में तकरीबन 49 लाख किसानों के खातों में ये राशि ट्रांसफर होगी, जिसके लिए आज यहाँ पर पूरा का पूरा मंच और कार्यक्रम तैयार है। बिल्कुल ऋषु, हम सब ये जानते हैं कि बीजेपी की खासियत रही है
कि वो किसी भी कार्यक्रम को एक मेगा इवेंट देने की कोशिश यहां पर करती है, जो इस कार्यक्रम में भी दिखाई देने को हमें मिल रहा है। इस कार्यक्रम से किसानों को राहत तो मिलेगी ही, विपक्ष को भी जवाब देने की कोशिश है सरकार की, जो लगातार मांग कर रहा था कि किसानों को उनकी राशि का वितरण होना चाहिए। ऋषु, बिल्कुल जाहिर है, देखिए पिछले 2 साल से विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि किसानों की जो बीमा राशि है वो प्रीमियम भर रहे हैं, उनको राशि नहीं मिल रही है। इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है विपक्ष ने। उन्हें ये एक बड़ा जवाब मिलेगा, किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन इस पर जो सियासत जारी है पिछले 2 सालों से, कहीं ना कहीं उसको भी एक विराम मिलेगा, क्योंकि एक साथ 49 लाख किसानों के खातों में जब बीमा की उनके दावों की राशि ट्रांसफर हो जाएगी तो ये मुद्दा अपने आप ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि बीमा की राशि किसानों को सीधे मिल जाएगी। साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी हम देख रहे हैं कि जो चुनाव का माहौल है, वहां पर भी एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश के किसानों को कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वो किसानों का किस तरह से ख्याल रख रही है। ये भी एक मैसेज देने का कहीं ना कहीं प्रयास जरूर होगा जो है प्रदेश सरकार का आज। ठीक है ऋषु, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी खबर। हाईकोर्ट पहुंचा है माध्यमिक शिक्षा मंडल। बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाईकोर्ट में दायर की है कैविएट। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने जा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल, और इसी को लेकर उसने हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। परीक्षा आयोजित करने में कानूनी अड़चनों से बचने के लिए ये कवायद है माध्यमिक शिक्षा मंडल की। बोर्ड ने हाईकोर्ट जबलपुर समेत खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में कैविएट दायर की है। 12वीं की आपको बता दें 17 फरवरी से और 10वीं की 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होनी हैं। इसके पहले हमने ये भी देखा था, कॉलेज की ऑफलाइन परीक्षाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, और अब स्कूलों में भी ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, और कानूनी अड़चनों से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोर्ट में कैविएट दायर की। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं लाइव, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रतीक, हमने देखा था जब कॉलेजों की ऑफलाइन परीक्षाएं हुई तब इसका काफी विरोध भी हुआ और कोर्ट में याचिका भी दायर हो गई इसको लेकर। अब जब स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं तो ऐसे हालात ना बने जैसे कॉलेजों को लेकर बने थे। यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही हाईकोर्ट में कैविएट लगा दी। देखिए, बिल्कुल कानूनी अड़चनों से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल दरअसल सुमित हाईकोर्ट पहुंच गया और एक कैविएट जो है उनके द्वारा दायर कर दी गई है। आगामी दिनों में 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की शुरू होने जा रही है। समय सारणी भी घोषित कर दी गई है। इस लिहाज से फिलहाल चूंकि हमने इसके पहले देखा था कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर के भी एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंची थी और ऑनलाइन तरीके से परीक्षाएं कराने की मांग की गई थी। मूल वजह कोविड संक्रमण है, लेकिन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कोविड गया बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मामले काफी ज्यादा कम हो गए हैं, डेथ रेट भी उतना नहीं है। फिर भी कानूनी अड़चनों से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कैविएट दायर कर दी है। कैविएट मूल रूप से यही स्वभाव रहता है, कैविएट दायर करने का जो मूल आधार यही है कि अगर कोई याचिका दायर करता है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को के पास दरअसल ये पहले पूरा मामला जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं मामले में अपना पक्ष रख सकेगा। इसलिए ये कैविएट जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईकोर्ट में दायर कर दी है। ठीक है प्रतीक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए। अब प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकेंगे। अब कार्यक्रम के दौरान संख्या की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। वहीं नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। विभाग की तरफ से ये आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं कोरोना को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला कलेक्टर ले सकेंगे, वहीं करेंगे। संक्रमण को लेकर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में खाने की बर्बादी रोकने की कवायद शुरू हुई है। प्रदेश में अब भूखे लोगों का पेट भर सकेगा। अब सरकार जरूरतमंदों को खाना पहुंचाएगी। खाद्य और औषधि प्रशासन इसमें मदद करेगा। मुहिम में भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। रोजाना 5 से 10 हजार लोगों की भूख मिटाई जाएगी। एनजीओ के पास खाना कलेक्शन और बांटने की जिम्मेदारी होगी।
सरकार की तरफ से नई पहल यहां पर शुरू हो रही है। अब भूखों को भी खाना मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा, भूखा नहीं रहेगा। राजधानी भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। रोजाना 5 से 10 हजार लोगों की भूख मिटाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की रफ्तार प्रदेश में कम हुई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमण को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। अब प्रदेश में सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रम हो सकेंगे। अब कार्यक्रम के दौरान संख्या की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। जो बाध्यता थी शादी समारोह में शामिल होने की, लोगों की 250 लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन अब कोई लिमिटेशन नहीं है। वहीं नाइट कर्फ्यू लेकिन जारी रहेगा रात 11 से सुबह 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, संक्रमण की दर तो यही कहती है कि प्रतिबंध यहां पर हटना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना पे कंट्रोल हुआ है और लगातार जो मामले थे उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। जो मामले 10 से 11 हज़ार मध्य प्रदेश में आ रहे थे वो अब 3 से 4 हज़ार आने लगे। टेस्टिंग लगातार 60 से 70 हज़ार के करीब लगातार की जा रही है। तो ऐसे में कंट्रोल होने की वजह से जो है सरकार ने तमाम पाबंदियों को हटाने का फैसला धीरे धीरे लिया। इससे पहले शादी समारोह की जो संख्या थी 250 उसको हटाने का काम किया गया। अब जो है बड़ा फैसला लेते हुए जो स्कूल कॉलेज और तमाम जो पाबंदियां लगी थी उनको हटाने का काम किया। अब जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक और दूसरे कार्यक्रम है वो पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज पर जो प्रतिबंध 50% का लगातार क्षमता के साथ खोलने का उसको भी हटाने का काम किया। यानी अब स्कूल कॉलेज और छात्रावास पूरी क्षमता के साथ मध्य प्रदेश में खुल सकेंगे। सिर्फ एक पाबंदी लगाई गई है, वो पाबंदी जो शुरू से दिसंबर के महीने में तीसरी लहर की आशंका के चलते लगाई गई थी वो लगातार अभी जारी रहेगी। उस पर किसी तरीके का फैसला नहीं लिया गया। रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था जो है पूरे मध्य प्रदेश में लागू रहेगी। इसके अलावा एक फैसला और सरकार ने यहाँ पर लिया है और इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं सभी कलेक्टरों को गृह विभाग के द्वारा। और ये कहा गया है कि यदि कहीं मरीज ज़्यादा संख्या में पाए जाते किसी इलाके में तो वहाँ पर जो माइक्रो कंटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के तहत वहाँ पर जो है वो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यानी वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और इस जोन में जो है जो तमाम जो मरीज हैं उनकी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। होम क्वारंटाइन पर जो निगरानी की व्यवस्था कंट्रोल रूम से स्टेट कमांड सेंटर से की जाती है वो व्यवस्था वैसे ही लागू रहेगी। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जितने भी नियम और जो प्रावधान है उनको लागू कराने के लिए जिला प्रशासन को फ्री हैंड दिया गया है। जिस तरीके से मास्क को लेकर लापरवाही, सोशल डिस्टेंस को लेकर लापरवाही बरती जाएगी उस पर जो जुर्माने की कार्रवाई है जो कि बढ़ाने का काम किया था उसी तरीके से उसे वसूलने का काम जो है स्थानीय प्रशासन करेगा। तो तमाम पाबंदियों को जो सख्त थी जो कि आम जनता से सीधे बिल्कुल मनोज, पाबंदियां तो यहाँ पर खत्म की हैं, प्रतिबंध हटाए हैं, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, ज्वेलर्स 40 लाख का सोना लेकर फरार हुआ। दस साल से एक ही जगह काम कर रहा था। गहने बनाने के लिए 250 ग्राम सोना मिला था। 15 दिन बाद गहने देने का वादा किया गया था। 15 दिन बाद दुकान और मकान से आरोपी गायब मिला है। सराफा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इंदौर में एक ज्वेलर 40 लाख का सोना लेकर फरार हो गया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, 15 दिन बाद दुकान और मकान से आरोपी गायब मिला। सराफा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रायपुर से खबर है, रायपुर में स्कूल खोलने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे पूरी क्षमता के साथ। आंगनबाड़ी में भी बच्चे अब जाएंगे। आंगनबाड़ियों को भी खोलने का आदेश है। कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूल खोले जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी देवव्रत भगत जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ शिक्षा भी जरूरी है, इसलिए संक्रमण की दर कम हुई है तो स्कूल खोलने का फैसला भी लिया गया। जी बिल्कुल, सुरक्षा के साथ ही साथ शिक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही सुमित आपने। और अभी जिस तरह से संक्रमण की दर कम हुई है, 4% से कम हुई है राजधानी रायपुर की, और इसलिए अब कलेक्टर द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 6वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 100% उपस्थिति के साथ ये स्कूल खुलने वाले हैं। हालांकि क्योंकि कल ही आदेश जारी किया गया है और आज से यह लागू हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि आज शनिवार का दिन है, इसके बाद रविवार छुट्टी का दिन होगा, इसलिए सोमवार से जितने भी स्कूल हैं वो गुलजार नजर आएंगे। हालांकि जो 6वीं से पहले की प्राथमिक कक्षाएं हैं उनको लेकर के किसी भी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, यानी कि उनकी जो कक्षाएं हैं वो जिस तरह से पहले ऑनलाइन चल रही थी उसी मोड में फिर से एक बार चलेगी, और जैसे ही संक्रमण की दर और कम होने लगेगी तब हो सकता है उसको लेकर के निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन स्कूलों को करना होगा, ये स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और क्योंकि अब मार्च के पहले सप्ताह से ही परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं और ज्यादातर जो कक्षाओं की परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ली जानी है, लिहाजा स्कूल जब खुल रहे हैं तब जो परीक्षाएं हैं वो भी ऑफलाइन ही ली जाएगी। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो भी ऑफलाइन मोड में ली जाने वाली है। तब ऐसे में जब स्कूल खुलने का जो समय होगा तो लास्ट टाइम में जो डाउट क्लियर किए जाएंगे और आखिरी में जो बचा खुचा कोर्स है वो भी कंप्लीट किया जाएगा, और अगर रिवीजन भी कहीं कराना है किसी क्लासेस में तो वो एक तरह से फिजिकल उपस्थिति के साथ में ये संभव हो पाएगा। तब ऐसे में डाउट्स क्लियर करने के लिए और साथ ही साथ शिक्षकों से मिलने के लिए ये अनुकूल समय है, और इस ऐसे में रायपुर कलेक्टर द्वारा ये पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब क्योंकि 1 माह से भी कम का समय है परीक्षाओं के लिए, लिहाजा छात्रों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी सोमवार का जो दिन होगा उस दिन से सारे स्कूल फिर एक बार गुलजार नजर आएंगे, स्कूल अनलॉक हो गए हैं। ठीक है देवव्रत, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, 5 राज्यों के चुनाव में उतरेंगे छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां यहां पर दी जा रही हैं। अमरजीत भगत समेत कुछ और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। टीएस सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाली है। कुछ विधायकों और पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर। वहीं यूपी के चुनावी दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। आज रायपुर से कानपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। अमरजीत भगत समेत कुछ अन्य मंत्रियों के भी यूपी जाने की संभावना है। जैसे टीएस सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल को उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के कई और मंत्री हैं जिनको चुनावी कमान संभालनी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। सतना के डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची छात्रा को कॉलेज प्रबंधन ने टोका और कॉलेज की ड्रेस कोड में आने के लिए कहा, जिसके बाद छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन को अपने एडमिट कार्ड पर लिखित अंडरटेकिंग दिया और वो अगली परीक्षा के दौरान कॉलेज के ड्रेस कोड में ही आएगी। इसके बाद छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत दी गई। आपको बता दें, हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्रा एमकॉम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची थी, जिसे प्रिंसिपल शिवेश प्रताप सिंह ने कॉलेज के गेट पर ही टोक दिया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे, मेरे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, कर्नाटक से जो हिजाब के विवाद पर जो आग लगी थी, वो आग की आंच अब मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों में भी पहुंचने लगी है, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला यहां पर भी। देखिए बिल्कुल सुमित, हिजाब को लेकर के देश भर में पॉलिटिकल स्फेयर हम देख ही रहे हैं किस प्रकार के लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने भोपाल में भी देखा किस प्रकार से महिलाएं इस मामले को के सामने आने के बाद मोटरसाइकिल्स पर निकल गई थी। बहरहाल कल एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया सतना से, डिग्री कॉलेज का है, जहाँ बीकॉम 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी। रुखसाना नाम की जो छात्रा थी वो हिजाब पहनकर परीक्षा देने वहां पर आ गई थी। इस बीच उसके ही एक साथी थे जो कि एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, पूर्व जिला संयोजक हैं, वो भी वहीं खड़े हुए थे, वो भी एग्जाम देने वहां पर आए थे। उन्होंने इस पूरे वीडियो को शूट किया, शिकायत भी की। जो प्रभारी प्राचार्य हैं उन्होंने आपत्ति जताई। उसके बाद छात्रा से लिखित में, यानी एडमिट कार्ड पे लिखित पे लिखवाया कि अगले बार से वे प्रॉपर ड्रेस कोड में ही आएंगी।
जिसके बाद उन्हें एग्जाम देने की अनुमति दी गई। बहरहाल इस पूरे घटना का जो वीडियो है वो खुद जिला संयोजक द्वारा बना लिया गया और उसे अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल किया जा रहा है और बेशक ये ट्रेंडिंग भी हो रहा है इस लिहाज से, क्योंकि हिजाब को लेकर के अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या फिर पॉलिटिकल रूप से भी देखा जाए तो ये मसला कहीं ना कहीं सरगर्म है और इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण जो मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले से सामने आया। अब तक ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई थी, लेकिन ये हिजाब का मसला कर्नाटक के बाद जो उठा उसके बाद पहली दफा ऐसा कोई घटनाक्रम आया जहां हिजाब बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं हिजाब पर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।